Hello everyone, I hope you all are doing well. In today's session we will start some hardcore grammatical concepts. आज हम लोग अपनी क्लास में कुछ ग्रामर के ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो बेसिक्स हैं, जो एकदम बहुत ज़्यादा बेसिक्स है और जिनके बिना आप आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि बहुत समय जब मैं क्लास में डेमो ले रहा होता हूँ तो बच्चे जब आते हैं शुरुआत में उनको लगता है बहुत बेसिक बेसिक सी बातें सर बता रहे हैं और इसका कुछ यूसेज होगा नहीं आगे। वो क्या करते हैं कि उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनते नहीं हैं और फिर पूरी जर्नी के दौरान वो परेशान होते हैं सब्जेक्ट को पहचानने में, ऑब्जेक्ट को पहचानने में, स्ट्रक्चर को पहचानने में, और उनको बहुत सारी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फिलहाल अपने क्लास को शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। आप ये बताइए इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? जैसे एक बार मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा कि बताओ इंग्लिश के बारे में क्या जानते हो, इंग्लिश क्या है? वो क्या बताया कि सर एक एक इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सामने और यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा हुआ है और यही हमारे सामने इंग्लिश है। बेसिकली वो क्या बताना चाहता था कि जो एक सेंटेंस लिखा गया है, कई सेंटेंस मिलकर फिर पैराग्राफ बना रहे हैं, वो यही सारी चीज़ें क्या है, यही सारी चीज़ें इंग्लिश है। उसका कहना सही था। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा कि बताओ तुमने जो एक बड़ी सी एक बात बताई कि हाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कुछ भी लिखा हुआ वो क्या है, इंग्लिश है, इसके अंदर क्या क्या है? तो वो कहता है कि सर इसके अंदर भी एक हिस्सा है, इसके अंदर कुछ और हिस्से हैं, इसके अंदर कुछ और बातें हैं, और ये सारी बातें मिलकर के इंग्लिश को बता रहा है ना? तो आइए हम इस बात को समझते हैं कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश हम कह सकते हैं बेसिकली इंग्लिश क्या है, एक सेंटेंस। ठीक है, इंग्लिश क्या कह सकते हैं हम लोग? इंग्लिश क्या है? सेंटेंस है ना? सेंटेंस क्या होता है? आप अगर सेंटेंस में आपसे बातें की जाए सेंटेंस क्या होता है, आप क्या कहेंगे? सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये बताओ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा गया है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। जीसू नेम इज माई, ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड। तो क्या ये इंग्लिश है? ये इंग्लिश है, लेकिन ये करेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा गया है। ठीक है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए? वो करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और करेक्ट ऑर्डर में है तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? यही एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इंग्लिश है। यही क्या है? एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, मतलब ऐसा इंग्लिश का फॉर्म है जो स्वीकार्य हो, जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिफॉर्म हो, है ना? ठीक है, एक बात और समझिएगा, इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और इसी करेक्ट ऑर्डर को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। इसी करेक्ट ऑर्डर को हम लोग, तो इंग्लिश ग्रामर क्या है? मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। आप समझिएगा इंग्लिश ग्रामर क्या है? मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। मेरे ख्याल से आप यहाँ तक की बात समझ पाए होंगे। आपसे ये पूछा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, आप क्या कहते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बातें होती है? सेंटेंस के बारे में बातें होती हैं। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कैसा होना चाहिए? जो एक करेक्ट ऑर्डर में हो। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर हम क्या कह सकते हैं? करेक्ट ऑर्डर क्या कह सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो रहा होगा। है ना? ये कुछ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए आगे की बातें करते हैं।
ठीक है, अब आप लोग एक बात और बताओगे, जो ये सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस की अगर बात की जाए, सेंटेंस की अगर संरचना की बात की जाए, इसके कॉम्पोजिशन की बात की जाए, तो ये सेंटेंस बनता कैसे है? तो आप समझेंगे सेंटेंस बनता कैसे है। सेंटेंस के कुछ पार्ट पुर्जे होते हैं। सेंटेंस जिन चीजों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइव एलिमेंट्स, या यूं कहना ज्यादा सही होगा, 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस के 5 बेसिक, 5 मूलभूत, 5 संरचनात्मक तत्व वो क्या क्या होते हैं देखिएगा। सेंटेंस में जो सबसे बेसिक होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है? एक सब्जेक्ट, है ना। सेंटेंस में जो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? एक वर्ब। ठीक है। तीसरी बातें जो की जाती हैं वो क्या होती है? वो होती है ऑब्जेक्ट। और क्या हो सकता है इसमें? और क्या होता है? और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या होता है? एडवर्बियल। मेरे दोस्तों, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरी की पूरी इंग्लिश जर्नी में आप, या फिर पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की बात छोड़िए, आप ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड टेक्स्ट हो, जो भी बुक हो, आप देखिएगा, इन 5 चीजों के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ कोई दूसरी बातें नहीं होती है। अगर आप ये कहते कि इसके अलावा कुछ और होता तो आपका कहना गलत होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में केवल और केवल यही 5 चीजें होती है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही सिस्टमेटिक है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक है। हम लोग आगे फिर देखेंगे ये सब्जेक्ट किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वर्ब के क्या फॉर्म्स होते हैं, ऑब्जेक्ट कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकती है या फिर कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है ना। इन सारी बातों को हम लोग करेंगे अभी। फिलहाल एक बात बताएंगे आप लोग। ये बताइए, जैसे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये वर्ब लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये क्या होंगे? आप कहेंगे क्या? ये कुछ नहीं होंगे, बस ये क्या होंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। या तो एक सिंगल वर्ड होगा, या तो एक सिंगल वर्ड होगा, या तो ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे। वही किसकी तरह काम करेंगे? वही सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे होंगे। एक सिंगल वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, वही कैसे काम कर रहा होगा? वही ऑब्जेक्ट जैसे काम कर रहा होगा, है ना। आप कहेंगे क्या? कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? आप कहेंगे एक सिंगल वर्ड होगा या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, वही कैसे काम कर रहा होगा? वही कॉम्प्लीमेंट जैसे काम कर रहा होगा। ठीक है। एडवर्बियल क्या कहेंगे आप? एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है या फिर कोई सिंगल वर्ड होगा, वही कैसे काम कर रहा होगा? एडवर्बियल तरह काम कर रहा होगा। मतलब मेरे कहने का क्या है कि कोई भी शब्द अगर आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर इनमें से आप देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्या होगा? एक शब्द होगा या शब्दों का समूह होगा। अब खुद के दिल पे हाथ रख के एक सवाल पूछिए, ये शब्द आएंगे कहाँ से? ये शब्द कहाँ से आएंगे? तो आप क्या कहेंगे? ये सारे के सारे शब्द कहाँ से आ रहे होंगे? ये सारे के सारे शब्द कहाँ से आ रहे होंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ये सारे के सारे शब्द कहाँ से आ रहे होंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो फिलहाल अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ये वर्ड्स कहाँ से आएंगे? ये वर्ड्स आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसा होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें मिल करके क्या बना देंगी? ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाएगी? सेंटेंस बना देंगी, है ना। हमारा सेंटेंस अब बन चुका है, हमारा सेंटेंस अब बन चुका है। ठीक है। अब आइए इसको हम आगे और समझते हैं, बहुत बेसिक लेवल समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें काम कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, फिलहाल एक बात और इन चीजों पे आने से पहले मैं बहुत ही बेसिक बातें आप लोगों को बता दूं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, इस पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। उसको मैं शुरू करके फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। तो फिर आगे आप लोग परेशान होंगे कि ये क्या है।
ठीक है, आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। बताइए आपके सामने ये क्या लिखा गया है। कुछ ऑप्शंस दे देते हैं आप लोग को, देखिए बताइए क्या है। बताइए सामने आपके क्या लिखा गया है। कुछ ऐसा लिखा गया है ए बी और सी, और आपको ये बताना है कि ये है क्या। आप कहेंगे लेटर है, नहीं लेटर बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे लेटर्स हैं, लेटर्स हो सकते हैं भाई, एक सदी तो लेटर्स हो गया। आप कहेंगे अल्फाबेट है, अल्फाबेट हो सकता है। आप कहेंगे अल्फाबेट्स है, हो सकता है। खुद से बताइए सोच कर कि ये क्या है। देखो अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। मतलब लेटर्स कहाँ से कहाँ तक शुरू हो, ए से शुरू होकर के जेड तक वो खत्म हो जाए तो हम क्या कहेंगे उसे, तो हम कहेंगे अल्फाबेट। अभी फिलहाल ये क्या था, अभी फिलहाल क्या था ये, अभी ये क्या था, लेटर्स था, है ना। लेटर कब होता है, जब केवल एक यूनिट ऐसा लिखा गया होता तो क्या होता है, ये लेटर हो रहा होता। लेकिन ए बी सी तीन लेटर्स यहाँ पे लिखे गए थे, इसलिए क्या हो जाएगा, लेटर्स। अल्फाबेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जेड तक की बातें नहीं की गई थी, है ना। तो आप लोग एक बात समझेंगे, लेटर और अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के जेड तक। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया क्या, लेटर और अल्फाबेट क्या होता है। अब बताइए वर्ड्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने लेटर, लेटर के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट्स नहीं होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, अब अल्फाबेट्स के बाद क्या पढ़ना चाहिए हम लोगों को, वर्ड्स पढ़ना चाहिए। तो बताओ वर्ड्स क्या होते हैं। अगर शब्दों के बारे में बात की जाए तो शब्द क्या होते हैं। अभी हम लोग आगे और देखेंगे कि ओपन एंड वर्ड क्या होता है, क्लोज एंड वर्ड क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये बताइए शब्द क्या होते हैं। तो अब शब्दों के बारे में आप समझिएगा, शब्द क्या होते हैं। शब्द क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। और इसके साथ भी वही बात है, प्लस क्या होना चाहिए, प्लस एक करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। प्लस एक करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो ये मिलकर क्या बना देगा, ये मिलकर के बना देगा वर्ड। क्या यहाँ तक आप लोग कोई समस्या है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ये बताओ, ये डिसाइड कौन करता हो करेक्ट ऑर्डर क्या है। जैसे मान लो अगर एप्पल की स्पेलिंग की बात की जाए तो ये किसने डिसाइड किया होगा कि ए पी पी एल ई, यही इसका एक करेक्ट ऑर्डर है। इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, किसने इस बात को डिसाइड किया। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी किसी एक वर्ड पे, किसी एक स्ट्रक्चर पे, किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जब एक कॉमन कॉन्सेंसस बनता हो, जब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक आम मत बनता है, उसके बाद उन चीज़ों को स्वीकृति मिलती है, एक्सेप्टेंस मिलता है, और तब जाकर वो क्या बनता है, एक ऑर्डर बनता है। इसी को हम करेक्ट ऑर्डर कहते हैं ना। जब मतलब बहुत सारे लोगों ने इस बात को फॉलो करना शुरू कर दिया, मैंने फॉलो किया, आपने फॉलो किया, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इस बात को फॉलो किया जा रहा है, वो क्या बन गया, एक कन्वेंशनल ऑर्डर बन गया, करेक्ट ऑर्डर बन गया, है ना। करेक्ट ऑर्डर कैसे बनता है, आप कहेंगे कैसे बनता है, जब एक ही बात को बहुत सारे लोग फॉलो करने लगते हैं तो वो क्या बनता है, वो करेक्ट ऑर्डर बन जाता है ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, वर्ड्स के बाद क्या पढ़ना चाहिए हम लोगों को। आप क्या कहेंगे, वर्ड्स के बाद सेंटेंस पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वर्ड्स के बाद क्या पढ़ना चाहिए हम लोगों को, वर्ड के बाद फ्रेज पढ़ना चाहिए। ठीक है, वर्ड के बाद क्या पढ़ना चाहिए, फ्रेज। लेकिन लेकिन मेरे भाइयों एक बात ध्यान से सुनना, ये फ्रेज पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बातें बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, फ्रेज बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले बात समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट क्या होता है, आप क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट को आप समझना चाहते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन।
रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, देखने की कोशिश कीजिएगा रिसीवर ऑफ द एक्शन कैसे होता है ये सेंटेंस में, आप समझिएगा। कहते हैं मान लो ऐसे, सॉरी रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं, ये डूअर ऑफ द एक्शन होना चाहिए, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक है, ध्यान से सुनिएगा। डूअर ऑफ द एक्शन, मान लो अगर हम ऐसे कहते हैं राम, राम इज प्लेइंग ए बॉल, राम इज प्लेइंग ए बॉल। देखो यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है यहाँ पे खेलने वाला। ठीक है, कर कौन रहा है, डूअर कौन है, आप क्या कहेंगे, डूअर कौन है यहाँ पे, तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा क्या होता है कि हमेशा सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा, सेंटेंस में हमेशा कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा, तो उस केस में आप सब्जेक्ट कैसे पहचानिएगा, आप समझिए। देखो एग्जाम्पल समझो, जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूँ आई एम हैप्पी, अब देखो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो सब्जेक्ट वाली ये बात तो फेल हो गई। डूअर ऑफ द एक्शन, भाई जो एक्शन करेगा वही क्या होगा, वही सब्जेक्ट होगा। ये बात तो गलत हो गई यहाँ पे, बिल्कुल गलत नहीं होगी। इसके साथ एक बात और समझिएगा, इसके साथ एक बात और समझिएगा, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, और आप कहेंगे क्या, टॉपिक ऑफ द टॉक। टॉपिक ऑफ द टॉक, टॉपिक ऑफ द टॉक से मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, बातचीत की जो विषय वस्तु होगी, जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो भी सब्जेक्ट होगा। जो हमारा टॉपिक होगा वो भी क्या होगा, वो भी सब्जेक्ट होगा। कैसे, देखो यहाँ पे बातचीत की विषय वस्तु क्या है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बातचीत की विषय वस्तु क्या है, आई या मैं, तो ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, है ना। ये बात आप लोग अभी तक समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे की बात और समझिएगा। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, ये सारी बातें, ये दोनों बातें काम नहीं करती है, मतलब आप ये एक्शन से भी नहीं पहचान पाएंगे और आप इस टॉपिक ऑफ द टॉक से भी नहीं पहचान पाएंगे। तो आपको एक काम करना होगा, आपको एक काम करना होगा कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी कभी आपको सब्जेक्ट अगर पूछना हो तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे क्या, व्हाट छोड़ो, आप वर्ब से क्वेश्चन क्या पूछोगे, पहले हु। ठीक है, पूछो यहाँ पे क्वेश्चन, हु इज प्लेइंग ए बॉल, हु इज प्लेइंग ए बॉल। आंसर क्या मिलेगा आपको, आप देख पा रहे हो आंसर मिलने वाला है यहाँ पे राम, आंसर क्या मिलने वाला है, राम। तो आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट से अगर सब्जेक्ट पहचानना हो सेंटेंस में तो आप क्या कर सकते हैं कि वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे क्या, हु, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जो भी आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। देखो हु इज प्लेइंग ए बॉल, आंसर क्या मिल रहा है, राम इज प्लेइंग ए बॉल, तो आप क्या कह देंगे, भाई राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो जा रहा है। और ये आप कैसे पाए हैं, आपने वर्ब से क्वेश्चन पूछा हु। ठीक है, अब चलो फिर से देख करके बताओ, यहाँ पे अगर इस राम के बारे में बात की जाए तो राम क्या है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, आप कहेंगे क्या, राम क्या है, लिविंग थिंग है। बिल्कुल राम लिविंग थिंग है। इसका मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट हु का जो आंसर बनेगा, हु का जो भी आंसर बनने वाला वो हमेशा हमेशा क्या होगा, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, लिविंग थिंग होगा। क्या अभी तक की बात आप लोग समझ पाए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। देखो राम इज प्लेइंग ए बॉल, मतलब यहाँ पे एक्शन हो रहा था क्या, खेलने का काम हो रहा था, और करने वाला कौन था, करने वाले थे यहाँ पे राम। तो राम यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट। आप कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे क्या, हु, आंसर क्या मिलेगा, राम। हु इज प्लेइंग ए बॉल, आंसर क्या मिलने वाला है, राम। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हु। राम के बारे में बातें की जाए, राम कैसे हैं, राम लिविंग थिंग है, यहाँ पे देखो लिविंग थिंग हो जा रहा है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बातें क्लियर होंगी। लेकिन एक बात और समझो, एक बात और समझो, अगर टॉपिक देखो एक्शन वाली बात हो, एक्शन तो ठीक है, हमेशा हमेशा लिविंग थिंग कर सकता है, लेकिन क्या टॉपिक ऑफ द टॉक जो बातचीत की विषय वस्तु होती है वो हमेशा लिविंग थिंग होगी, बिल्कुल नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको दूसरी बातें याद रखनी होंगी, वो क्या है, आप
वर्ब से क्वेश्चन पूछो व्हाट, आप वर्ब से क्वेश्चन पूछो व्हाट। देखो देखो कैसे पूछोगे व्हाट। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसा छोटा सा लिख दूं, love can change, love can change the world, love can change the world। अब आप एक क्वेश्चन पूछो यहाँ पे, व्हाट कैन चेंज द वर्ल्ड, आंसर क्या मिलेगा, लव कैन चेंज द वर्ल्ड। आंसर क्या मिलने वाला है, लव कैन चेंज द वर्ल्ड। अब देखने की कोशिश करो, देखो देखो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, लव। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अब ये है कैसा, ये लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग, आप कहेंगे ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग। मतलब जो व्हाट का आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग। तो क्या अभी तक की डिस्कशन आप लोगों को समझ में आई? अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, लेटर क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट से मिलकर के, सॉरी लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है प्लस करेक्ट ऑर्डर होता है। करेक्ट ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, करेक्ट ऑर्डर जो आम जन सहमति बनती है उससे डिसाइड होता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, फ्रेज। लेकिन फ्रेज से पहले आपको कुछ बातें बता रहा था, वो बातें क्या थी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी सेंटेंस में एक्शन कर रहा हो, जो भी कोई काम कर रहा हो, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। मतलब क्या, जो 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 मतलब वर्ड पे, जो वर्ड का जो मेन ड्राइवर हो, आप कह सकते हैं, मतलब जो वर्ड को आगे बढ़ा रहा हो, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, टॉपिक ऑफ द टॉक, मतलब बातचीत की विषय वस्तु भी हो सकती है। दूसरी बातें मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट आप पहचानेंगे कैसे, सब्जेक्ट पहचानने के आपको दो बातें बताई गई। क्या, आप क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा, हु और व्हाट। हु और व्हाट किससे क्वेश्चन पूछना है, वर्ब से क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछ के देखो, हु इज प्लेइंग ए बॉल, आंसर क्या मिलेगा, राम इज प्लेइंग ए बॉल। अगर हु के कैरेक्टर के बारे में बात की जाए या इसके नेचर के बारे में बात की जाए, तो हु का जो भी आंसर बनेगा वो कैसा होगा, वो लिविंग थिंग होगा। दूसरी बातें मैंने आपको क्या बताई कि कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट आपको पहचानना पड़ेगा। सब्जेक्ट तो हमेशा होगा। देखो जो मैंने पांच आपको पार्ट पुर्जे बताए थे, जो कंपोनेंट बताए थे, जो एलिमेंट बताए थे सेंटेंस के, क्या क्या सेंटेंस के एलिमेंट थे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। तो बाकी तीन चीजें हो या ना हो, बाकी तीन चीजें हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो सेंटेंस में बिल्कुल होगा ही होगा। सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में होगा ही होगा, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में किसी भी कीमत पे होगा। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट में किसी भी कीमत पे होगा तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप सेंटेंस पहचान, सब्जेक्ट पहचान पाएंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, आइए एक बात और, अच्छा एक बात और समझो। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इनको ऐसे बताता हूँ, देखो इसको मैं सेंटेंस को कहता हूँ, इट इज नथिंग बट हीरो ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, हीरो होता है, ठीक है। अब एक बात ये बताओ, एक अगर मूवी चल रही हो, एक अगर एक्शन चल रहा हो, एक एक्शन मूवी चल रही हो या कोई भी मूवी चल रही हो, रोमांटिक मूवी चल रही हो, कोई सी मूवी चल रही हो, आप खुद से सोच के बताओ, आप खुद से सोच के बताओ, उस मूवी में जो हीरो होता है वो एक्शन करता किसके लिए है, आप क्या कहेंगे, वो एक्शन करता है किसके लिए, अपनी हीरोइन के लिए। जो भी उसकी नायिका हो, जो भी उसकी एक्ट्रेस हो, उसके लिए वो एक्शन करता है। मतलब मेरे कहने का क्या है कि हीरो के एक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ता है, आप क्या कहेंगे, वो हीरोइन पे पड़ता है। तो आप भी इस बात को समझेंगे, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस का हीरो होता है, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस का हीरो होता है, तो उसके एक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, वो सेंटेंस में हीरोइन के जैसे काम कर रही होती है ना। और इन दोनों के बीच की जो लव स्टोरी है, इन दोनों के बीच की जो लव स्टोरी है वो क्या होती है, वो होती है वर्ब। मतलब क्या है, मतलब क्या है, नो वर्ब नो स्टोरी।
अगर वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो कहानी खत्म। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, हीरो की तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या होती है, हीरोइन होती है। क्यों होती है, क्योंकि हीरो इसके लिए एक्शन करता है। मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट होती है वो क्या काम करती है, वो एक्शन को रिसीव करती है। किसके एक्शन को रिसीव करती है, सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करती है। क्या यहाँ तक की बात आप लोग समझ पाए, क्या यहाँ तक की बात आप लोग समझ पाए। हालांकि बताने का कोई जरिया नहीं आप लोगों के पास कि आप बता पाए, कोई बात नहीं, ये भी जल्दी ही हो जाएगा जरिया, आप लोग मुझसे बता पाए। ठीक है, फिलहाल ये मान करके कि आप लोग इतनी बातें समझ में आ रही हैं, लोग आगे बढ़ते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने आगे की कड़ी में क्या पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, आइए ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या होता है। उस दिन में तो ऐसा एक सिस्टम आ जाएगा एआई वाला, बोर्ड पे जो कुछ भी हम लोग लिखने वाले होंगे, बोल रहे होंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा रहा होगा। खैर कोई बात नहीं। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। अच्छा, एक छोटी सी बात बताया आप लोगों को, सुनेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग से कहा जाए कि रिसीव की स्पेलिंग क्या होगी, देखो आर ई सी आई ई वी ई, मतलब कैसे लिखा गया, देखो आर ई सी आई ई वी और ई, या फिर ऐसे होगा आर ई सी ई आई वी ई। देखो चेंज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आई ई लिखा गया और यहाँ पे क्या लिखा गया है, ई आई लिखा गया है। बताओ कौन सा सही होगा, खुद से सोचो और बताओ कौन सा सही होगा। तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना, कहीं पे अगर आप लोग नोट कर रहे हो, कहीं पे आप लोग नोट बना रहे हो अगर, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, एक बात को याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे, आई बिफोर ई। देखो कैसे याद रखोगे, आई बिफोर ई, मतलब क्या, ई के पहले आई आएगा, ई के पहले आई आएगा। उसके अकॉर्डिंग तो ये बात सही होगी, वो तो रिसीव की स्पेलिंग ऐसी होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं। रिसीव की स्पेलिंग ये सही है। कैसे सही है, सुनो, सेंटेंस को पूरा करते हैं। आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। कहने का मतलब क्या है कि आपको ऑर्डर फॉलो करना है, कौन सा, आई और ई वाला। आई और ई, जब भी कभी आई और, इसमें बहुत सारी और बातें हैं, जब भी कभी मैं स्पेलिंग करेक्शन आप लोग को बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। समझोगे फिलहाल कि जब भी कभी आपको आई और ई में कंफ्यूजन हो तो आप समझेंगे क्या कि आई हमेशा होगा कैसे, ई के पहले, लेकिन कब, लेकिन ये बात कब सही नहीं होगी, ये बात कब सही नहीं होगी, जब इस स्ट्रक्चर के पहले कहीं पे सी आ जाए। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जब भी कभी कहीं सी लिखा गया हो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्या, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। देखो सी के बाद ये ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो गया है, सी के बाद ये ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो गया है। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको, हमेशा आई और ई को रखना है, मतलब ई के पहले आई को रखना है। ठीक है, लेकिन ये काम कब नहीं करेंगे, ये काम तब नहीं करेंगे जब इन दो लेटर्स के पहले सी हो, जब इन दो लेटर्स के पहले सी हो। ठीक है, जैसे रिसीव हो गया, डिसीव हो गया, परसीव हो गया, कंसीव हो गया। ठीक है, इन सारे स्पेलिंग में आप क्या करेंगे, आर ई सी ई आई बी को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल बहुत अच्छी बात है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब जो एक्शन को रिसीव कर रहा हो, किसके एक्शन को रिसीव कर रहा हो, आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, जो डूअर के एक्शन को रिसीव कर रहा हो, जो डूअर के एक्शन को रिसीव कर रहा हो। डूअर कौन होगा मेरे भाई, डूअर होने वाला है कौन, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो डूअर होगा, है ना, ये बात समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, अच्छा ये एक मेरी बहुत पुरानी आदत है, एग्जाम पैटर्न तो मैं बहुत ही जल्दी डिस्कस नहीं करता हूँ। क्या होता है, कुछ पढ़ाने के बाद किसी एक दिन जब कोई बच्चा पूछता है, अब यहाँ पे तो कोई पूछने वाले मेरे सामने है नहीं कि सर पैटर्न बता दीजिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो हम पैटर्न वो बताते हैं। फिलहाल आज तो मिस हो गया, कोई बात नहीं, कल की नेक्स्ट क्लास में जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं,
ठीक है। जैसे बैंकिंग एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है, एसएससी के एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है, आप कह सकते हैं इंश्योरेंस एग्जाम में क्या डिफरेंट आता है, ईपीएफओ के एग्जाम में क्या डिफरेंट आता है, सीटेट के एग्जाम में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम लोग किसी दूसरे दिन कर लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अगर मैं चर्चा शुरू कर दूं तो कम से कम 45 मिनट का डिस्कशन ही अकेले हो जाएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न, है ना। फिलहाल आइए इस पे बात करते हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन। देखो ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा होता है, सब्जेक्ट आप देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा होता है, राम। राम तो सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें हम लोगों ने की और ये बात कंफर्म हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम। अब एक बात बताओ, राम यहाँ पे जो एक्शन कर रहा है, राम यहाँ पे जो एक्शन कर रहा है उसको रिसीव कौन कर रहा है, आप क्या कहेंगे, उसको रिसीव कर रहा है कौन, ये बॉल है ना, ये बॉल उसको रिसीव कर रहा है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन करेगा कौन, डूअर मतलब सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ये बॉल, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉल। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अच्छा एक बात ये बताओ, ये आई एम हैप्पी में ये हैप्पी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है क्या, ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, ये बताओ सोच करके, आप लोग कमेंट करके बताना ये क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताना ये क्या है। अगर मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, मान लो आई एम ए मेंटर, ये हैप्पी छोड़ दो, ना बता पाओ, ये बता दो आई एम ए मेंटर, इसमें ये क्या है, ये क्या है, सोच कर बताना, क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर कोई मेरा वीडियो पूरा देख रहे हो आप लोग तो सोच कर बताना ये क्या है। देखो ऐसी इंग्लिश के पूरे पार्ट पुर्जे ऐसे ऑपरेशन करके आपके सामने रखूंगा कि पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा, ऐसी एक भी स्ट्रक्चर नहीं बचेगी जो आप लोगों को समझ में ना आए। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना होगा, मेरे साथ जुड़े रहना होगा, ठीक है। अगर क्लास आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों से शेयर कर दे, जो भी तैयारी करने वाले बच्चे उनसे शेयर कर दे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, आप लोग को बताना है इसमें मेंटोर क्या है ना, और यहाँ पे हैप्पी क्या है, ऑब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ऐसे मान लो, अगर हम कहते हैं, मान लो राम लव्स सीता, अब आप सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका ये है, हु लव्स सीता, हु लव्स सीता मतलब क्या, अगर आप हु क्वेश्चन पूछते हो, किससे, इस वर्ब से, तो जो कुछ भी आंसर बनेगा वो क्या होगा, वो होगा सब्जेक्ट, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, तो आप क्या कहोगे, आप क्वेश्चन पूछोगे इसी वर्ब से, whom, क्वेश्चन पूछो राम लव्स whom, राम लव्स whom, आंसर क्या मिलेगा, सीता, आंसर क्या मिलेगा, सीता। इसका मतलब ये सीता क्या हो जाएगी यहाँ पे, सीता यहाँ पे क्या हो जाएगी, सीता यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का जो पहला तरीका है वो क्या है, ऑब्जेक्ट पहचानने का जो पहला तरीका वो क्या है, आप क्वेश्चन पूछोगे whom और खुद से पूछो सीता कैसी है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, आप कहेंगे लिविंग थिंग है, तो मतलब क्या है, जो whom का आंसर बनेगा वो कैसा होगा, वो लिविंग थिंग होगा। इसको एलटी लिख देने आप लोग समझ जाएंगे, वो कैसा होगा, लिविंग थिंग होगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात समझो, अगर इससे क्वेश्चन पूछो राम इज प्लेइंग व्हाट, राम इज प्लेइंग व्हाट, आप क्या कहेंगे, राम इज प्लेइंग अ बॉल, राम इज प्लेइंग अ बॉल। अगर इससे हम क्वेश्चन पूछते प्लेइंग बॉल, तो आंसर क्या मिलने वाला है, एक बॉल, ए बॉल। तो आप क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट पता करने का दूसरा तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट पता करने का दूसरा तरीका क्या है, आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या, व्हाट, आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या, व्हाट, जो कुछ भी आंसर बनेगा वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। अब खुद से सोच के बताओ इस बॉल के बारे में, ये बॉल कैसा है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, तो आप क्या कहेंगे, बॉल कैसा है, बॉल क्या है, बॉल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है ना, बॉल क्या है वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। यहाँ तक की बात आप लोग समझ पाए होंगे।
सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, हु और व्हाट। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, whom और what, है ना, whom और what। who और whom का आंसर क्या बनेगा, लिविंग थिंग। what का आंसर क्या बनेगा, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझ गए हैं। आइए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कुछ आपको मजेदार बातें। इसको भी हटा ही देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। अच्छा, अब आपसे अगर एक बात पूछा जाए, बताओ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने का काम कौन करता है। अभी तक तो आप लोग राम और सीता देख रहे थे, राम और बॉल देख रहे थे, तो खुद से दिल पे हाथ रख के पूछो राम सीता ये सब क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, ये है नाउन। ये क्या है, आप क्या कहेंगे, ये है नाउन। आओ आगे की बात बताएं आप लोगों को। जैसे मान लो हम कहते हैं क्या, ऐसे तो राम सीता के बारे में बात करें, राम लव सीता। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन इन दो, ये दोनों किस पार्ट ऑफ स्पीच के आप क्या कहेंगे, ये है नाउन, और ये क्या है, ये भी है नाउन। इतनी बात तो सबको पता होगी। क्या इसी बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ही लव्स यू। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे होंगे, इस राम की जगह पे एक प्रोनाउन आ गया, और इस नाम या इस नाउन की जगह पे एक प्रोनाउन आ गया। तो ये क्या हो जा रहा है, मतलब देख पाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे एक प्रोनाउन आ गया और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी एक प्रोनाउन आ गया। इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने का काम एक प्रोनाउन भी कर सकता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने का जगह काम एक प्रोनाउन भी कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बात आप इसको ऐसे याद रखेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, एक नाउन हो सकते हैं, क्योंकि नाउन के स्थान पे एक प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन भी हो जाएगा। लेकिन इस बात को ऐसे लिखेंगे आप क्या, कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, नाउन और नाउन इक्विवेलेंट्स। नाउन या नाउन इक्विवेलेंट्स। नाउन इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं और देखते हैं। देखो 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 देखो, नाउन इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। यार ये तो बोर्ड मेरे लिए छोटा पड़ जाएगा, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, और देखो नाउन इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं बताते हैं। देखो आप कह सकते हैं क्या, हैप्पी दिवाली, ये हैप्पी दिवाली वाला कौन था, आप लोग इसको भी एंजॉय कर लेंगे, बीच में बताते रहेंगे, जो भी कुछ बैकग्राउंड होगा मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, है ना। यहाँ पे हंसाने हंसाने का ज़्यादा मौका आप लोग को मिलने वाला है नहीं, केवल प्योर एकेडमिक्स की बातें होंगी। नाउन इक्विवेलेंट्स आप समझेंगे क्या होता है। देखो नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है, ठीक है, एक एक जीरंड होता है, एक नाउन फ्रेज होता है, ठीक है, एक नाउन क्लॉज होता है, ठीक है, एक इंफिनिटिव होता है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे अरे बाप रे बाप ये क्या हो रहा है, कोई बिल्कुल घबराना नहीं। आप लोग बस केवल इतना समझे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अगर आपसे और आगे की बातें की जाए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट हो सकते हैं। नाउन इक्विवेलेंट क्या क्या होते हैं, एक प्रोनाउन, एक जीरंड, एक नाउन फ्रेज, एक नाउन क्लॉज और एक इंफिनिटिव,
है ना। ये बातें आपको अभी नोट करने के लिए केवल आप नोट कर लीजिए, बाकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जेरंड क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, ठीक है, इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इन सारी बातों को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको क्या समझ में आया कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक नाउन या एक प्रोनाउन, या आप ऐसे कह सकते हैं एक नाउन या नाउन नाउन इक्विवेलेंट्स, है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई। इन बातों को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग के पास तो उसमें ऑप्शन होता है, वैसे टक से दावेंगे तो बीच में वो रुक जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे लिखने देने का टाइम में कोई बात ही नहीं कि लिखने दीजिए सर, इसको हटाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, ये बातें आप लोग नोट कर लें। और फ्रेज, फ्रेज क्या है इस बात को समझते हैं लोग। आइए, फ्रेज क्या है इन बातों को समझते हैं। फ्रेज, आप फ्रेज क्या कह सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड अब देखो फ्रेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इन टाइप्स के बारे में अभी डिस्कस हम लोग करने वाले। देखो सेंटेंस में अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो केवल और केवल 80 to 90 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो घूम घुमा के पूरे वर्ल्ड में आपके सामने आने वाले हैं। उन 80 to 90 स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसी में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो फ्रेज बनाते हैं। तो फिलहाल आपको केवल फ्रेज है क्या, पहचानेंगे कैसे, इन बातों पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अभी बिल्कुल अब टेंशन ना है कि सर नाउन फ्रेज तो बताया नहीं, एडजेक्टिवल फ्रेज तो बताया नहीं, एडवर्बियल फ्रेज तो बताया नहीं। इन बातों पर चर्चा हम लोग करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स having some sense but not complete. Having some sense but not complete, phrase क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड having some sense but not complete, ठीक है। मतलब क्या कहने का क्या है कि फ्रेज क्या होंगे, कुछ शब्दों के एक समूह होंगे, कुछ शब्दों के एक समूह होंगे और उनसे क्या होगा, कुछ हमें अर्थ आ रहा होगा लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं आ रहा होगा। अब एक बात समझेंगे क्या हम लोग, इस बात ये तो बात होगी केवल बच्चों को बताने वाली, मतलब जो एलकेजी में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए केवल काम हो गया, ठीक है। ये काम केवल उनके लिए हो गया। आपको फ्रेज में क्या समझना है, फ्रेज में आपको क्या समझना है, फ्रेज में आपको क्या समझना है, इसमें एक वर्ब और ऑब्जेक्ट, या आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि इसमें आप क्या कह लो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पेयर। अब प्रेडिकेट क्या होता है, मामला यहाँ पे आ गया। प्रेडिकेट क्या होता है, मामला यहाँ पे आ गया। प्रेडिकेट के बारे में केवल आप इतनी बात याद रखो, देखो प्रेडिकेट ऐसे बताया जाता है बच्चों को, कैसे बताते हैं, मान लो सेंटेंस एक लिखा गया है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, तो क्या कहते हैं, ऐसे बताते हैं, मुझे वैसे ही बताया गया था। सब्जेक्ट क्या होगा, बाय सॉरी, प्रेडिकेट क्या होगा, सब्जेक्ट को ढक लो, बाकी जो बच गया वो प्रेडिकेट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब वाहियात बातें आपको नहीं पढ़नी है। प्रेडिकेट क्या होता है, देखो वर्ब और ऑब्जेक्ट के पेयर को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। बस इस बात को आपको ध्यान रखना, यही बातें मैं आगे बार बार यूज करूंगा। प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पेयर क्या होता है, प्रेडिकेट। तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं। ये बात समझ गए आप लोग। अगर फ्रेज के बारे में बातें की जाए तो फ्रेज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पेयर नहीं होता, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं क्या, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पेयर नहीं होता। क्यों, क्योंकि यही वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल करके क्या बनाते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। लेकिन प्रेडिकेट के बारे में आप लोग को नहीं पता, तो प्रेडिकेट समझ जाइएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट के पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। आइए आइए अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्रेज को देखते हैं, फ्रेज क्या होगा, फ्रेज क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं फ्रेज क्या होता है। इसमें हम ऐसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए ग्लास ऑफ
गोल्ड, ए ग्लास ऑफ गोल्ड। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एक फ्रेज। पहचानो सब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ है, नहीं पहचान पाओगे। अगर आपसे पूछा है सब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ है, सब्जेक्ट नहीं पहचान, क्योंकि कोई एक्शन हो ही नहीं, सब्जेक्ट होने की कोई बात ही नहीं पैदा होती है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो ये इसमें सब्जेक्ट नहीं है और इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट का पेयर नहीं है। आप क्या देख पा रहे हैं, कुछ शब्द लिखे गए जिसका कुछ अर्थ निकल रहा, लेकिन पूरा का पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, एक फ्रेज, ठीक है। तो फिलहाल फ्रेज के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, फ्रेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्रेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्रेज के बाद पढ़ेंगे हम लोग क्लॉज, है ना। फ्रेज के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रेज के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इन बातों को हटाते हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक, लेटर सीखा, लेटर क्या होते हैं, लेटर से मिलकर के क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। वर्ड्स के बाद क्या सीखा हम लोगों ने, फ्रेज, फ्रेज के बाद क्या पढ़ना है, क्लॉज, और कहीं जाकर के क्लॉज के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लॉज के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, है ना। अब आप लोग कहेंगे इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी बताते हैं, समझिएगा। जैसे मैं आगे आपको जाकर के कुछ कंजंक्शंस के बारे में बातें बताऊंगा। मैंने कहा कि कंजंक्शन जो होते हैं, कंजंक्शन किसको किसको जोड़ता है, कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है, दो क्लॉज को जोड़ सकता है, सेंटेंस को जोड़ सकता है, या आप लोग सोच के बताइए। सेंटेंस को नहीं जोड़ पाएगा, क्यों नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि सेंटेंस कब बनता है, सेंटेंस कब बनता है, जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं और उसके बाद एक टर्मिनेटर लगा होता है। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटर का मतलब होता है या तो वो एक फुल स्टॉप हो, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे हैं जिनके पास टर्मिनेटिंग पावर है, मतलब जो सेंटेंस को टर्मिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कौन कौन से वो है मान लो एक फुल स्टॉप, या फिर क्या होगा एक क्वेश्चन मार्क, या फिर क्या होगा एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये 3 ही मार्क्स ऐसे हैं जो सेंटेंस को खत्म कर सकते हैं। तो एक बात खुद से सोच करके बताओ, जब सेंटेंस यहाँ पे ये खत्म हो गया तो इसको जोड़ोगे किससे, इसको किससे जोड़ो, किसी से नहीं जोड़ पाओगे। इसका मतलब क्या है, कंजंक्शन किसके किसके लिए काम करता है, एक वर्ड के साथ काम करेगा, एक फ्रेज के साथ काम करेगा, एक क्लॉज के साथ काम करेगा, लेकिन कंजंक्शन के साथ, सॉरी सेंटेंस के साथ वो काम नहीं करेगा। इसलिए जब आप पहचानोगे कि फ्रेज क्या होगा, क्लॉज क्या होगा, इनके बीच में डिफरेंस क्या, तब तो फिर जानोगे कंजंक्शन यूज करना है या नहीं करना है ना। इसलिए मैं इन बातों को पहले ही बता देता हूँ कि ये सारी है क्या, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक। फिलहाल फ्रेज क्या होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पेयर नहीं होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पेयर नहीं होता। आओ क्लॉज देखते हैं, क्लॉज क्या होता है, और फिर सेंटेंस के बारे में देखेंगे, सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ेंगे, सेंटेंस के टोन को पढ़ेंगे, ठीक है। समझेंगे सेंटेंस किस टोन में बोला गया है, किस मूड में बोला गया है, इन बातों को समझेंगे। और इसके बाद फिर अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का जर्नी शुरू करेंगे, एक साइड से, और दूसरे साइड से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काम चलेगा, ठीक है। आइए क्लॉज, ठीक है। क्लॉज के बारे में देखो, क्लॉज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे इसमें, और आप क्या देख सकते हो, और क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा। और आप क्या देख सकते हो, और क्या देख सकते हो आप, और इसमें आप क्या देख सकते हो, कुछ सेंस भी आ रहा होगा। तो कंप्लीट सेंस ना लिख करके कुछ सेंस लिखा जा रहा है कि कुछ सेंस भी इससे आ रहा होगा, ठीक है। और फिलहाल आगे की बात बताया आप लोगों को, तो इसके पहले हाँ एक बात और समझ जाएंगे आप लोग, एक बात और समझ जाइए, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट का पेयर जो होता है, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो पेयर होगा वो बिल्कुल होगा, और इसी के साथ साथ एक सब्जेक्ट भी होगा, इसी के साथ साथ एक सब्जेक्ट भी होगा। तो एक बात बताओ, यही बात तो सेंटेंस में भी होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, तो इसको हम सेंटेंस क्यों नहीं कह देते हैं,
ठीक है, इस बात को आप लोग डिस्कस करके बताइएगा आपस में, या खोज करके बताइएगा सेंटेंस में और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है ना। फिलहाल हम आगे बहुत बार देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और इसको देखते हैं ये है क्या। देखो एक छोटा सा आपके सामने मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई वॉज riding a bike. I was riding a bike. See, ठीक है। चलो और इसके आगे एक बात और लिखते हैं, रेसिंग। ठीक, देखो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हु वॉज राइडिंग ए बाइक, आंसर क्या मिलेगा, आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आई वॉज राइडिंग वॉट, आंसर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। आंसर क्या मिलेगा, ए बाइक, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास वर्ब। ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्बियल। देखो एडवर्बियल और एडवर्ब ये दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान से समझना। एडवर्बियल और एडवर्ब ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, एक एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं हो सकता है, लेकिन एक प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब के जैसे काम कर सकता है। इसका हम इसको क्या बोलते हैं, एडवर्बियल कह रहे हैं। ठीक है, तो एडवर्बियल और एडवर्ब दो अलग अलग बात है, इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे क्या कहते हैं इसको हम। अभी के लिए कह देते हैं मान लो एडवर्ब, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ तक की बातें अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दी जाए, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस। लेकिन इसी के बाद अगर इन बातों को मैं ऐसे लिख दूं, सो आई फेल डाउन, सो आई फेल डाउन, अगर इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, आई वॉज राइडिंग ए बाइक, अगर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया गया होता तो ये क्या होता, एक सेंटेंस हो जाता। ठीक है, अब इसी बात को मैं आगे थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, कैसे, आई वॉज राइडिंग ए बाइक, सो आई फेल डाउन। आई वॉज राइडिंग ए बाइक, सो आई फेल डाउन। अब देखो ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये भी एक सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें देखो कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपके सामने अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया गया है। अब ये क्या बन रहा है, एक सेंटेंस। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आप देख पा रहे होंगे इसमें एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, ये बात अपने आप में पूरी है, ये बात अपने आप में पूरी है। अगर इस सो को हटा दिया जाए, इस सो को हटा दिया जाए, आप देखो आई वॉज राइडिंग ए बाइक, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। आई फेल डाउन, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सो के साथ इसको जोड़ दिया गया है, और आप देखेंगे क्या कि ये क्या बन जा रहा है, ये क्या बन जा रहा है, ये क्या बन जा रहा है, एक क्लॉज। ये क्या बन जा रहा है, एक क्लॉज। और दूसरे केस में देखो ये भी क्या बन जा रहा है, एक क्लॉज। ठीक है, फिलहाल एक बात और समझेंगे, क्लॉज के बारे में बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन लोग करने वाले हैं। क्लॉज मेरे ख्याल से 4 घंटे का टॉपिक है। ठीक है, 4 दिन में क्लॉज हम लोग पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक बात को समझेंगे, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के एक एक एस्पेक्ट को समझेंगे। फिलहाल एक बात समझेंगे, क्लॉज के दो टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। आइए अब एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस अगर यहाँ तक की बात की जाए, इसको ढक दिया जाए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, ऐसे देखो, क्या ये बात आई वॉज राइडिंग ए बाइक रेसली, ये अपने मीनिंग के लिए क्या किसी दूसरे स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है? आप कहेंगे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। अब एक बात ये बताओ, एक बात ये बताओ, आई फेल डाउन, व्हाई ही फेल डाउन, आप कहेंगे क्या, बिकॉज ही वाज राइडिंग द बाइक रेसली, सो ही फेल डाउन। मतलब क्या है कि
कि ये वाली जो बातें लिखी गई हैं अपने अर्थ के लिए इस वाले क्लॉज पे डिपेंडेंट है, इस वाले क्लॉज पे निर्भर करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, इस बात को आप ध्यान से समझिए और देखिए। अगर कोई बात ना समझ में आए तो आप लोग क्या करेंगे, मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, नीचे कमेंट करके। फिलहाल तो पूछने का ये ऑप्शन है, मैं ऑप्शन के बीच में और कोई रास्ता खोजता हूँ, कोई और ऑप्शन मिल जाए। फिलहाल अभी तक हम लोग क्या समझ लिया, लेटर क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, है ना। अब एक बात आप लोग आगे चल कर के ये बताइए, सेंटेंस के बारे में क्या समझना लोगों को, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं और सेंटेंस का टोन क्या होता है ना, सेंटेंस का टाइप क्या होता है और सेंटेंस का टोन क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं और आगे की क्लास को हम लोग करेंगे कल, और कल क्या देखेंगे, सेंटेंस के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं कल हम लोग सेंटेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्लास कहाँ से शुरू हुई है, क्लास लेटर से शुरू हुई, याद रखिएगा। लेटर पहले बताया गया, फिर आपको अल्फाबेट, फिर वर्ड्स, फिर फ्रेज, फिर क्लॉज, फिर सेंटेंस। सेंटेंस के 5 एलिमेंट क्या क्या, 5 एलिमेंट क्या क्या थे, बोलिए मेरे साथ साथ, जहां भी बैठे हो आप वहीं पे बोलिए क्या क्या सेंटेंस के 5 एलिमेंट्स थे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, इन बातों को बोलिए, बस मेरे साथ साथ बोलिए, बस इस 5 चीज के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ है ही नहीं, कोई छठी चीज है ही नहीं, विश्वास मानिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, इन 5 चीजों के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप इन 5 चीजों को सीखने में कितना समय लगाते हो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय क्लास। एक बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, आपको लगता हो कि इतने बड़े बड़े नामों के बीच में अगर मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो मेरी क्लास को बिल्कुल आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।